नमस्कार आप सभी का। आप सभी देख रहे हैं हेलो बहादुर। मैं विशाल चिकारा। आज हमारे साथ बहादुर की दो बहुत ही जानी मानी शख्सियत मौजूद है। पहले तो हम परिचय कराते हैं राज सिंह पहलवान जी से। राज सिंह पहलवान जी 2009 में विधायक का चुनाव लड़ चुके हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं। दूसरी तरफ हमारे साथ मौजूद हैं सतीश मुदगिल जी, जो कि बहादुरगढ़ विधानसभा के इकलौते ब्राह्मण गांव कसार से ताल्लुकात रखते हैं, वहीं रहते हैं और ये जाने माने वकील भी हैं। उसके साथ साथ ये बुद्धिजीवी हैं और राजनीतिक काफी अच्छे सलाहकार भी हैं। पहले तो जी नमस्कार। नमस्कार सभी पत्रकारों को, सतीश मुदगिल जी का नमस्कार। नमस्कार सर, आपको भी नमस्कार जी, आप सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। राज सिंह जी बताएं, इस बार रोहतक लोकसभा इलेक्शन में दो उम्मीदवार बीजेपी की और कांग्रेस के मौजूद हैं जी, क्या कुछ टक्कर है उनके बीच में या क्या संभावना है आपके हिसाब से? कौन आगे है कौन पीछे है? देखिए जी, आज जो भी वातावरण है, माहौल है, वो पूरे रोहतक की बात नहीं, मैं पूरे हिंदुस्तान की बात करता हूं। और हरियाणा में तो बिल्कुल दसों की दसों सीटें कांग्रेस जीतने जा रही है। रोहतक में तो हम कई लाख वोटों से चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी जीत रहे हैं। एक तरफा माहौल है, कहीं कोई मैं बीजेपी से मुकाबला नहीं मानता। आज रोहतक में तो एक तरफा मुकाबला है और कई लाख वोटों से दीपेंद्र हुड्डा जी जीतने जा रहे हैं। सतीश मुदगिल जी, आप राजनीतिक सलाहकार हैं जी। जो तर्क दिया राज सिंह जी ने, क्या वो किसी मायने पे सही बैठता है या नहीं? 101% सही बैठता है कि भाई अरविंद जी का और दीपेंद्र जी का तो धड़ी पासंग का फर्क रह गया। जनता के सारा हिंदुस्तान दीपेंद्र जी को लाइक करता है और उनकी नेकता शराफत, उसके कामों से ही विरोधी भी ये कहते हैं भाई जीतेगा तो दीपेंद्र ही, इसमें कोई शक नहीं। जो पहलवान साहब ने कहा, मैं पहलवान साहब के, राज सिंह जी के, भाई हमारे समाज के भाई लीडर है, हम इनका बहुत रिगार्ड करते हैं। जो इन्होंने बात कही हम इसका तहे दिल से समर्थन करते हैं अपनी बरादरी की तरफ से। राज सिंह जी का जो इन्होंने कहा कि भाई बीजेपी तो हमारे दीपेंद्र जी के मुकाबले में है ही नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं। विरोधी कुछ भी कहे जाए, लेकिन दीपेंद्र जी के मुकाबले में तो कहीं भी तो नहीं है बीजेपी का कैंडिडेट, इसमें कोई दो राय नहीं। अरे कम से कम 2.5-3 लाख के मार्जिन से दीपेंद्र जी जीतेंगे। सतीश जी, आपके गांव कसार की हम बात करें, 4 चुनाव हो चुके हैं, 2 विधानसभा 2 लोकसभा। हाँ जी। 2014 का जो लोकसभा चुनाव था उसमें दीपेंद्र जीत के गए थे। 2019 का चुनाव आया, उसमें वो हार गए। 2014 और 2019 के दोनों विधानसभा चुनाव में राजेंद्र जून आपके गांव से हार के जा चुका है। तो अब की बार क्या कुछ लग रहा है? आपकी बार देखिए, 17 तारीख को एमपी साहब मेरे गांव में आए और जितना विशाल जन समूह बादड़ हल्के के अंदर मेरे गांव में जो उसका वेलकम होया, हर एक गांव ये चाहता, गांव का हर एक बंदा ये चाहता है कि भाई दीपेंद्र को लेना है, संविधान को, लोकतंत्र को बचाना है, भाईचारे को कायम करना है। तो हर एक मेरे गांव की ये आवाज है, अब की बार दीपेंद्र जी। राज सिंह जी, 2 चुनाव दीपेंद्र बहादुर विधानसभा से हार चुके हैं जी, 2014 का और 19 का। 2014 में उनको जीत हासिल हुई थी, लोकसभा में 1 लाख से ज्यादा वोटों से जीते गए थे, लेकिन पिछले चुनाव में वो हार गए थे। तो क्या कुछ कारण रहा 2019 में वो लोकसभा भी हार गए और बहादुर विधानसभा से भी हार गए? देखिए, पिछली बार एक तो भारतीय जनता पार्टी का फर्जी राष्ट्रवाद था, वो अभी लोगों को पता चल गया कि ये एक झूठ की फैक्ट्री है। झूठे वादे करते हैं, काम कोई करते नहीं। तो मैं तो चैलेंज करता हूं आपके माध्यम से कि भारतीय जनता पार्टी के नेता कोई भी अपने 3 काम गिना दे। अब विशेषकर हरियाणा में तो कुछ किया ही नहीं, कोई काम ही नहीं किया। और आज आप देख रहे हैं कि हर वर्ग, आप किसान की बात ले लो, आप स्टूडेंट की बात ले लो,
नौजवान हैं वो बेरोजगार हैं, बेरोजगारी 45 साल में आज सबसे ज्यादा है। आप किसी छोटे दुकानदार को ले लो, आप किसी भी वर्ग को आप उनसे बात करो, हर वर्ग भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से नाराज है। भारतीय जनता पार्टी की जो डबल इंजन की सरकार है उसने कुछ नहीं किया, इसलिए आज एक तरफा माहौल है कांग्रेस के पक्ष में, इंडिया गठबंधन के पक्ष में। और आप देख लेना, हरियाणा में हम 10 की 10 सीट बिल्कुल जीत के और भारतीय जनता पार्टी का सफाया करेंगे, लोग इनका सफाया करेंगे। और पूरे हिंदुस्तान में मैं तो कहता हूं कि ये 200 का आंकड़ा नहीं छू सकते। तो पिछली बार आपने कहा कि भाई क्यों जीते, देखो लोग झूठ में आ जाते हैं कई बार, तो इन्होंने इतनी बड़ी बड़ी झूठें बोल ली, 14 में भी झूठ बोली और 19 में तो कमाल ही कर दिया। तो लोग इनके फर्जी राष्ट्रवाद में और इनकी झूठ इस वजह से लोगों ने सोचा, और हर व्यक्ति सोच रहा था कि भाई हो सकता है ये कांग्रेस से अच्छा काम कर दे, ये सड़क को उतार लाएंगे। ये कहते थे कि भाई अच्छे दिन लाएंगे, लेकिन अच्छे दिन तो आए नहीं, वो अच्छे दिन जरूर आ गए। आज हर वर्ग दुखी है चिकारा जी, हर वर्ग दुखी है। इसलिए मैं ये दावा कर सकता हूं कि हम आज बहादुरगढ़ से कम 25 और 30 हजार के बीच में यहां से कांग्रेस जीतेगी। लेकिन अच्छे दिन तो बहादुरगढ़ के लिए तो काफी आए ना, मेट्रो आई, केएमपी बन गया, ठीक है, कटरा एक्सप्रेस वे बन रहा है, काफी विस्तार हुआ है, वेस्ट जोआ ड्रेन बनी है, काफी विस्तार हुआ है। बहादुरगढ़ के तो अच्छे दिन आए ना। देखिए, मेट्रो लेके आए वो दीपेंद्र जी लेके आए, कांग्रेस लेके आई, और जितने भी प्रोजेक्ट यहां बहादुरगढ़ में आए, चाहे वो रोड की बात हो या किसी दूसरे विकास की बात हो, हर मामले में कांग्रेस ने ही किया है। इन्होंने तो कांग्रेस के जो प्रोजेक्ट थे, मान लिया मेट्रो लेके आए, वो तो आपको भी पता है। अब केवल अपना नाम ले देने से, उद्घाटन कर देने से तो ये इनका नाम नहीं हो सकता। तो ये तो केवल झूठ की राजनीति करते हैं, इन्होंने कोई काम ही नहीं किया। काम किए तो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की सरकार ने किए, दीपेंद्र हुड्डा जी ने किए, और इसलिए आज जनता उनको चाहती है। और एक तरफा माहौल है, एक तरफा, मैं आपको कह देना चाहता हूं, बिल्कुल दीपेंद्र हुड्डा जी के पक्ष में है। जहां जाते हैं लोग उनको यही आश्वासन दे रहे हैं कि भारी बहुमत से उनको जिताएंगे। और केवल रोहतक नहीं, मैं फिर दोहरा रहा हूं, 10 की 10 सीटों पर बीजेपी के कैंडिडेट उनका सफाया हो जाएगा, वो अपनी जमानत भी शायद नहीं बचा पाएंगे। ऐसा माहौल है पूरे हरियाणा में। सतीश जी, जाति समीकरण चुनाव पे कितना प्रभाव डालता है? ऐसा जी, ऐसा कोई जाति का कोई भी प्रभाव नहीं रहेगा, क्योंकि बरादरी ने यह देख लिया कि बीजेपी सरकार ने जितना शोषण हरियाणा का किया है, क्योंकि गुजरात तो बहुत धनाढ़ था और हरियाणा को इन बीजेपी वाले ने गरीब बना दिया। क्यों गरीब बना दिया? आप देखिए, हमारे भूपेंद्र हुड्डा जी अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट पास कराया, वो खट्टर से जेवर ले गए हरियाणा से। दूसरा, रेल कोच गवाने के अंदर हुड्डा साहब ने पास कराया, खट्टर ने उसको वाराणसी ले गया। उसके बाद रिसर्च सेंटर नू के अंदर बहुत बड़ा बनने को जा रहा था, उसको वो गुजरात ले गया मोदी को तो वो चाहिए जो अपनी स्टेट को मेरे नाम कर दे, जो चाहूं मैं वही हो। जहां तक की बात है, 16 के अंदर 80 एसटीओ की वैकेंसी निकली। नौकरी में तो 36 बरादरी के बच्चे अप्लाई करते हैं, उसमें जात पात की तो कोई बात नहीं। और जो ये जात पात का रंग घोलते हैं वह समाज के सबसे बड़े दुश्मन होते हैं। 80 में से हरियाणा के 2 लगे थे,
जिसमें से 56 गुजरात के और बाकी यूपी के लगे। आप जो एसडीओ भर्ती की बात करें वो, हाँ, एसटीओ की भर्ती की बात कर रहा हूं। उसके बाद देख लो आप कि हमारे झज्जर से, रोहतक से, कोई भी सोनीपत से कोई भी चेयरमैन नहीं है। हुड्डा साहब के टाइम में ब्राह्मणों के 5 सबसे बड़े ओहदे दे रखे थे भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने। डीजीपी श्रीनिवास वशिष्ठ को बनाया, कुलदीप शर्मा को स्पीकर बनाया, डीपी वत्स को एचपीएससी का चेयरमैन बनाया, चक्रवर्ती शर्मा को टूरिज्म का चेयरमैन बनाया, यूनान वो जो देसी दवाइयों का इसका चेयरमैन संजय खत्री को बनाया, संजय यात्री को। और आप कहते हो जात पात का क्या इफेक्ट पड़ेगा? अरे समाज ने देख लिया, वो समाज पीछे ये मोदी के इनके ढकोसलों में आ गया। ये चाहे ये सोने के बन काजा भाई, कोई समाज का कोई बरादरी का इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तकरीबन समाज 36 बरादरी और सबसे पहले ब्राह्मण समाज तन मन धन से दीपेंद्र जी के साथ है और साथ रहेगा। और ब्राह्मण समाज ने तो एक और बात कही है, भाई दीपेंद्र हमारी शान है, हम इसको जिता कर रहेंगे, चाहे हमने कुर्बानी देनी पड़ जाए उसके लिए भी हम तैयार रहेंगे। और एक इसी बात पर आपको एक शेर सुना देता हूं। दीपेंद्र की मैं क्या तारीफ करूं, मेरे शब्दों में इतना जोर नहीं। सारा हिंदुस्तान ढूंढ लियो छिकारा साहब, दीपेंद्र जी सा लीडर नहीं। राज सिंह जी, अमित शाह जी की रैली हुई झज्जर में, उन्होंने कहा कि भूपेंद्र हुड्डा अपने बेटे दीपेंद्र हुड्डा को मुख्यमंत्री बनाने के लिए ही जो कर रहा है वह कर रहा है। तो इसमें कितना आप सोचते हो कि हाँ ये परिवारवाद है या ये चीज सच है? देखिए, कमाल की बात तो ये है कि ये बात हमारे देश के गृह मंत्री करें। सभी जानते हैं कि उनके बेटे ने कभी क्रिकेट नहीं खेला, शायद कभी बल्ला भी नहीं पकड़ा, और वो बीसीसीआई के मुखिया बन गए, सेक्रेटरी। मैं तो उनको मुखिया कह रहा हूं, नाम के सेक्रेटरी जरूर है, लेकिन बीसीसीआई को चला कौन रहा है? वही चला रहे हैं। अब जय शाह का जिक्र कर रहे हैं। जी जी, मैं जय शाह की बात कर रहा हूं। तो गृह मंत्री जी को दूसरों पर टिप्पणी करने से पहले अपने अंदर झांकना चाहिए था। अब आपने एक बात मुदगल जी से पूछी, वकील साहब से, जातीय समीकरण की बात पूछी। देखो, वैसे तो हम 36 बिरादरी की बात करते हैं, मैं कभी जात पात में विश्वास नहीं रखता, लेकिन चूंकि जात पात की बात चल रही है, ब्राह्मणों की बात चली, तो मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं, दर्शक भी सुन लें, जितना ब्राह्मणों का नुकसान भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है, हरियाणा की सरकार ने, उतना अपमान तो किसी ने नहीं किया। और मैं झूठ नहीं बोलता, मैं तो बता रहा हूं कि इतना अपमान किया है। आप देखिए, जब 7 सीट भारतीय जनता पार्टी की लोकसभा में आई, उस वक्त रामविलास जी अध्यक्ष थे, और उनकी अध्यक्षता में ही हरियाणा में विधानसभा का बहुमत आया भारतीय जनता पार्टी का। लेकिन उनको अपमानित किया गया, उनको ऐसे फेंक दिया गया जैसे दूध से मक्खी को फेंक देते हैं। लेकिन फिर भी उनको शिक्षा मंत्रालय तो दिया गया था ना। छिकारा जी, आपको पता है, उनके पास जो डिपार्टमेंट थे वो उनसे छीन लिए और बड़ा अपमान करके उनको बाहर निकाला। चलो, वो उनकी पार्टी का मामला है, मुख्यमंत्री का अपना मामला होता है, उनका अधिकार होता है मुख्यमंत्री का, वो किसको कौन सा डिपार्टमेंट दे और वो किसको मुख्यमंत्री बनाए ना बनाए, ये भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने देखना है। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि हुड्डा साहब की सरकार ने ब्राह्मणों को दोहड़ी का माल का नाक दिया था, ये सब जानते हैं, दिया था।
अब खट्टर साहब को क्या तकलीफ हुई कि उन्होंने उसको वापस ले लिया। उसके बाद 10% आर्थिक आधार पर आरक्षण था, हालांकि उसमें कई जातियां और भी थी। बहुत सारे ब्राह्मणों के लड़के इंतजार करते रहे कि ज्वाइनिंग के लिए। खट्टर साहब को क्या तकलीफ हुई कि उसको रद्द कर दिया। उसके बाद और आगे चले गई है, खट्टर साहब का ब्राह्मण सम्मान कर रहे थे। आप देखिए, इतना कभी आज तक नहीं हुआ। हरियाणा के जितने भी मुख्यमंत्री आज तक बने हैं, कभी किसी ने किसी भी जाति का अपमान नहीं किया, सार्वजनिक अपमान नहीं किया। अब ब्राह्मण मुख्यमंत्री, तत्कालीन मुख्यमंत्री खट्टर साहब को भगवान परशुराम का समर्थी चिन्ह है फरसा भेंट कर रहे थे, और उन्होंने उसको भाई चांदी का मुकुट भी पहना है। पता नहीं मुख्यमंत्री महोदय को क्या हुआ, पूर्व मुख्यमंत्री महोदय को, कि उन्होंने कहा कि भाई मैं गर्दन काट दूंगा। अरे ब्राह्मण समाज आपको सम्मानित कर रहा है, भगवान परशुराम का फरसा देकर सम्मानित कर रहा है, आप उनकी गर्दन काट रहे हैं। अब इस बात को ब्राह्मण समाज इस अपमान को भूला नहीं है। दूसरी बात मैं आपको कहूं, बहन बेटी तो सभी की एक जैसी होती हैं। ब्राह्मणों की बेटी को कहा गया भाई आपको आप कोई भी एग्जाम लेते हैं, क्या यही प्रश्न आपको मिला कि ब्राह्मण की बेटी अगर उसके दर्शन हो जाए, वो सुबह दिख जाए, तो उसको कसूना क्यों मानते हैं? कौन मानता है भाई कसूना? पत्रकार महोदय, कोई भी ऐसा छत्तीस बिरादरी में, सारे धर्मों में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो ये कहे कि भाई वो कसूना होती है, उनके दर्शन अच्छे नहीं होते। काले ब्राह्मण के लिए कहा गया, अनेक बातें ऐसी कही गई हैं। अभी आप देख लो, हमारे हिसार के भाजपा के कैंडिडेट, हरियाणा सरकार में मंत्री रणजीत सिंह जी ने क्या कहा, अपमान करा। तो इन बातों को ब्राह्मण भूला नहीं है। और आगे जाऊं तो इनका आरएसएस के कुछ लोगों ने कहा और बहुत नेताओं ने कहा, मैं ज्यादा विस्तार से बताना नहीं चाहता, ना कहना चाहता हूं। तो ब्राह्मण इसको भूला नहीं है, और मैं आपको इस मंच के माध्यम से, आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि मेजॉरिटी वोट पूरे हरियाणा में ब्राह्मण कांग्रेस को देने जा रहा है, और यहां से मेजॉरिटी वोट यहां रोहतक से चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी को देने जा रहा है ब्राह्मण, और जिताएंगे, अच्छे मार्जिन से जिताएंगे लोग। बात करने से कुछ नहीं होता, काम करने से होता है, और कांग्रेस ने काम किए हैं, चौधरी दीपेंद्र हुड्डा ने काम किए हैं। हुड्डा साहब जब सीएम थे तो हमारे एरिया का या पूरे हरियाणा का बहुत विकास हुआ है, लोगों को नौकरियां बहुत मिली है, बहुत काम हुए हैं। तो ये सब बातें लोगों के संज्ञान में है, ध्यान में है। इसलिए मैं दावा कर रहा हूं कि कई लाख वोटों से, अगर मैं 3-4 लाख की बात करूं तो अतिशयोक्ति मत समझना, लोगों में अंडर करंट है, और यहां से बहुत बड़े बहुमत से दीपेंद्र हुड्डा जीतने जा रहा है। मैं यही बात आपको बताना चाह रहा था। सतीश जी, परसों 2-3 दिन पहले नरेंद्र मोदी जो हमारे प्रधानमंत्री देश की, उनकी रैली हुई थी गोहाना में। उसके बाद झज्जर में आए 20 मई को हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह अरविंद शर्मा जी के लिए, और जेपी नड्डा जो कि बीजेपी के अध्यक्ष हैं, वो आज रोड शो कर रहे थे रोहतक में। तो क्या कुछ ये चुनाव अब चढ़ रहा है अरविंद शर्मा की तरफ, क्योंकि 3 बड़े दिग्गज नेता बीजेपी के वो रोहतक पे ही ध्यान केंद्रित कर रहे हैं? ऐसा है जी, जो आपने ये बात पूछी, बहुत अच्छी बात पूछी। देखिए, गोहाना के अंदर माननीय प्रधानमंत्री जी जो आए, वहां सारा तंत्र मंत्र का मिसयूज किया गया। वहां गोहाने के अंदर जितने भी थे यूपी बिहार से 500-500 रुपए में ले जा करके जिनकी वोटें नहीं थी, और बहुत प्रयास किया, क्योंकि उनको एक चीज का क्लियर मालूम है जनता को। बिहार वालों से एक पत्रकार ने पूछा, भाई आपकी वोट है, कहां से हो? दरभंगा से जी।
बोला जी हमें तो 500 रुपए दिया और खाना दिया और हम आए हैं। बोला कितने हैं? बोला काफी सारे हैं। बोला इनमें से तो 50% हम ही तो हैं। तो बिहार के जिनके वोट नहीं हरियाणा के अंदर, और फिर कहते हैं भाई मोदी जी आए। जहां तक की बात कहते हो आप अमित शाह जी की, हर एक पंचायतों को फांसी दे करके, गवर्नमेंट मुलाजिम को फांसी दे करके के वहां 2-2 बटालियन सिविल में बैठा दी गई। क्यों भी भाई गवर्नमेंट मुलाजिम को तो अपनी जॉब करनी है भाई, उनको तो जो सरकार का, क्यों इनके पास भाई सब कुछ है बीजेपी के पास। जैसे कि मैं आपको एक प्रैक्टिकल बताता हूं, 2004 का जो इलेक्शन हुआ, चौटाला साहब से इनेलो पार्टी से बहुत ख्वाब खाते थे, किसी की हिम्मत नहीं थी। इतना साइलेंट वोट था, कांग्रेस की 67 सीटें आई और चौटाला साहब की 9 रह गई। तो चाहे भाई अमित शाह हो, चाहे जेपी नड्डा हो, और एक आधा पार्टी का और लीडर को और प्रचार कर ले, क्योंकि जितना बड़ा धोखा ये बीजेपी पार्टी ने ब्राह्मण समाज के साथ किया है ना, किसी ने भी नहीं किया आज तक, जब से ये सृष्टि रची है। इसका कारण बताता हूं मैं आपको। जैसे कि पहलवान जी ने कहा, रामविलास जी के नेतृत्व में इलेक्शन लड़ा गया 2014 का, और ये कहा गया कि आपको सीएम बनाएंगे, लेकिन शर्मा जी को यूज एंड थ्रो किया। उसके बाद आप आ जाइए हमारी परावर की जमीन, जिसमें हमारे नेताजी पहलवान जी गॉड कॉलेज के अंदर सेक्रेटरी रह चुके हैं। इतना दंगा फसाद हुआ, का सुनाई हुई, जो जमीन नॉर्मल उस पर थी, इन नेताओं ने खूब कोशिश की, समाज इकट्ठा हुआ, यहां तक कि उन पर मुकदमे तक बने, और वह जमीन का मैटर अभी तक पेंडिंग में परावर जो की गॉड कॉलेज की है। परावर गांव ने उसको दान में दे रखा है, जैसे कि नवीन जयहिंद ने इसके लिए लड़ाई लड़ी। और बहुत समाज, आप ये सोचते हो कि भाई वोटर बहुत सियाना है, आज 36 बरादरी के अंदर दर्द है कि भाई बीजेपी को हटाओ। यदि बीजेपी दोबारा आ गई तो तुम्हारा जीना दुब्बर हो जाएगा, ये कटोरा हाथ में दे देंगे। क्योंकि आप देखिए, इन्होंने फैमिली आईडी पोर्टल जो बनवा रखे, किसान परेशान, प्रॉपर्टी वो चढ़वाने जाते हैं ऑनलाइन कराओ वे परेशान, किसी की गलत बन गई वे ठीक नहीं हो रहे, दुनिया धक्के खा रही है। जिसने किसी के मकान ले ली, दुकान ले ली, वे उनकी म्यूटेशन नहीं चढ़ रही है। इतना करप्शन जितना बीजेपी सरकार में हो रहा है, इतना आज तक किसी ने भी नहीं किया। क्योंकि देखिए, इनका बीजेपी वाला का पाप का घड़ा भर लिया। आप ये देखिए कि इन्होंने सारी हदें पार कर दी, यहां तक कि बीजेपी सरकार ने एक भी वो कार्य ये सिद्ध कर दिया कि भी हमने ये कार्य किया, कोई भी ऐसा कार्य नहीं जो बीजेपी ने किया। राम मंदिर था 1989 के अंदर, राजीव गांधी ने राम मंदिर का ताला खुलवाया था, जिसमें एनडी तिवारी सीएम थे उस टाइम। उसके बाद उनकी हत्या कर दी गई, जो कि आज उनका भाई श्रद्धांजलि हम स्वर्गीय राजीव जी को देते हैं अपनी तरफ से। इन सभी ने मिलकर के, जितने भी कंप्यूटर था, नई पंचायती राज था, ये सारा जब सब कुछ ये राजीव गांधी की देन है। मोदी जी ने तो एक काम बहुत अच्छा किया आज हिंदुस्तान में, वो इतिहास के काले पन्नों पर लिखा जाएगा, स्वर्ण पन्नों पर नहीं। भाई भाई को लड़ाया, जात पात को लड़ाया,
ब्राह्मण दलित को लड़ाया, इन्होंने तो ऐसे करके देश को बहका करके इन्होंने राजनीति की है। और यहां तक कि मैं आपको बता देता हूं, सबसे पहले हिंदू मुसलमान को इन्होंने लड़वाया लाशों के ऊपर, जो कि अपने गवर्नर थे मलिक साहब, उन्होंने कहा इन जवानों को आप इसमें भेज दिए एयरपोर्ट उस जहाज से, उन्होंने ना करके गाड़ी में भेज दिए, और जो कि वो 40 के ऊपर, और फिर वो भेज करके मैंने ये कर दिया, जनता का माइंड डाइवर्ट करके और जनता को बहकाया। मोदी जी ने तो पहले ये भी कहा था कि भाई काला धन ले आऊंगा, कित गया काला धन, 15 लाख खाते में आऊंगे, कित गए। यहां तक कि कोरोना काल के अंदर आज वो वैक्सीन कितना इफेक्ट करी, उनसे कितने पैसे लेंगे। ये भी आरोप लगाया एक ने, भाई राम मंदिर जनता ने बनवाया, चंपत राय मोदी जी 1400 करोड़ ले गए, वो पैसा देश का कित गया। मोदी जी ने तो भाई एयरपोर्ट है, रेलवे स्टेशन, ये सब ठेके पर दे रखे हैं। हम ये पूछते हैं मोदी जी एक चीज बता दी, और रुपया गया कित। बस आप जितने भी कार्य हुए हरियाणा के अंदर, देखो सदा हरियाणा के अंदर हिसार सरसा की राजनीति रही, रोहतक झज्जर सोनीपत इधर की, तो हमारा बड़ा सौभाग्य था कि भी यहाँ के भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी सीएम बने। उन्होंने इतना विकास किया, जो कि रोहतक झज्जर सोनीपत इतना पिछड़ा हुआ था, बिहार बना हुआ था। मेट्रो जो कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने खुद से पैसे भर करके मेट्रो बादरगढ़ तक लाया। ये मेट्रो यदि भूपेंद्र सिंह हुड्डा सीएम होते तो आज रोहतक तक होती, इधर सोनीपत तक होती, इधर ये जो बात कर रहे हैं बल्लभगढ़ वहां तक, फरीदाबाद XYZ बहुत कुछ झज्जर तक आ जाती। लेकिन वो तक है कि सब कुछ हो तो गुजरात में हो, IAS लग गए तो गुजरात के लगे। आप देखिए, मैंने आपको 80 SDO की बात कही, आपकी बार IAS IPS के अंदर हरियाणा के 29 बच्चे सिलेक्ट हुए। भाई IAS का टेस्ट तो एक इससे बड़ा था, कोई टेस्ट नहीं। अरे SDO की क्या बात, अरे क्या हरियाणा के 2 ही काबिल। आज हरियाणा हर एक क्षेत्र में बीजेपी ने हरियाणा के जवानों को, खिलाड़ियों को, किसानों को यूज एंड थ्रो किया। अरे मैं तो नहीं कहता हूं इन बीजेपी वालों से, अरे उस भगवान से डर लो जिसने तुम्हारे को ये जीवन दिया है, नहीं तो तुम्हारी उस पर कोई रोने वाला भी नहीं मिलेगा। ठीक। राज सिंह जी, रोहतक लोकसभा में बीजेपी की तो 3 बड़ी रैलियां हो चुकी हैं, एक रोड शो है, 2 रैलियां, लेकिन अभी तक आपकी तरफ से ना कोई रैली हुई है, ना कोई बड़ा रोड शो हुआ है। 2019 में लास्ट बार रैली गोहाना में हुई थी, उसके बाद कोई रैली अभी तक 2024 इलेक्शन में दीपेंद्र हुड्डा द्वारा नहीं की गई है, सिर्फ जनसभाएं हो रही हैं। क्या ये डर है या और कुछ? देखिए छिकारा जी, ना ही तो कोई डर है और ना ही कोई चिंता है। हमारा वर्कर, पार्टी का वर्कर जी जान से लगा हुआ है, हमारे नेता भी लगे हुए हैं। तो वो उन्होंने स्ट्रेटजी बना रखी है कि भाई किस तरीके से चुनाव लड़ना है, लोगों तक किस तरीके से पहुंचना है। देखिए, जो हमारे मैनिफेस्टो में जो है, लोगों के लिए पार्टी ने जो घोषणाएं की हैं, वो तकरीबन कार्यकर्ता हर वोटर तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। तो ऐसी कोई बात नहीं है रैली की कि भाई रैली से कोई डर लग रहा है, नहीं। रैली तो हमारे नेता वैसे ही जब वो प्रोग्राम करते हैं तो इतनी भीड़ आती है, आपने अभी देखा होगा हर जगह। मैं हरियाणा की नहीं, पूरे हिंदुस्तान की बात करता हूं। अभी पीछे से आपने देखा होगा कि फूलपुर में इतनी भीड़ आ गई राहुल गांधी जी के पीछे, हमारे इंडिया गठबंधन के नेताओं के पीछे। तो आप जहां भी देखें वीडियो आ रही थी, बैरिकेटिंग तोड़ के लोग आगे आ गए थे। बिल्कुल जी जी। तो भीड़ की तो कोई बात ही नहीं है।
लोगों में, मैं फिर दोहरा रहा हूं, अंडर करंट है। और इसलिए ऐसी कोई बात नहीं है कि भी हमने कोई रैली करना भी उसके लिए कोई बहुत ज़रूरी है। तो एक बात मैं छोटी सी, हमारे मुदगिल जी ने, वकील साहब ने बहुत सारी बात बताई और आपने चर्चा की गौड़ संस्थाओं की ज़मीन की, जो ये पेराउर की जो ज़मीन है उसके बारे में। तो इस ज़मीन से लेकर और ब्राह्मणों की बहुत सारी मांगें थी। जो हमने रोहतक में प्रोग्राम किया था, ब्राह्मण सम्मेलन, उसमें आदरणीय हुड्डा साहब को वो मांगे रखी गई थी। तो उसमें बहुत सारी ब्राह्मणों के कल्याण के लिए मांगे थी, लेकिन एक मांग जिसका आपने जिक्र किया, जो चर्चा की, वो ये भी थी, और मैं कहना भी चाहता हूं आपके माध्यम से, सरकार ने इनको ब्राह्मणों को लॉलीपॉप दे दिया, 30 साल का, 32 साल का उनका, भाई हम इसको वो दे देंगे, हम इसको जो है ना 30 साल के लिए दे देंगे, पट्टे पे दे देंगे, लीज पे पट्टा जो भी है, एग्रीमेंट बनवा। बहुत लोग, मैं भी और बहुत लोग इस बात से खुश नहीं है, सहमत नहीं है। हम तो डिमांड करते हैं, और हुड्डा साहब को हमने कहा भी है, मांग भी रखी है कि जी जब आपकी सरकार आए, और वो निश्चित तौर पर सरकार आएगी, हुड्डा साहब के नेतृत्व में सरकार बनेगी, तो आपने, क्योंकि पहले भी ऐसा होता रहा है, सरकारें जो है 1 रुपए गज में रजिस्ट्रियां कराती रही हैं संस्थाओं को। अरे भाई, आपने 30 साल के लिए दे दिया या 32 के लिए दे दिया, पट्टे पे दे दिया जमीन को, तब तक जब ये बनकर तैयार होगा तब तक जो है ना वो आपके हाथ से निकल जाएगा। मैं पूछना चाहता हूं सरकार से कि सरकार को दिक्कत क्या है, ब्राह्मणों से दिक्कत क्या है, क्यों नहीं दे देते आप रजिस्ट्री क्यों नहीं करा देते? तो ये देना ही नहीं चाहते। भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट, सरकार ब्राह्मणों को कुछ देना ही नहीं चाहते। तो हमने अनेक मांगे रखी हुड्डा साहब के सामने, और उसमें ये मांग भी थी कि जी आपकी सरकार आएगी, निश्चित तौर पर आएगी, और जब सरकार आए तो ये पेराउर की जमीन भी आपने रजिस्ट्री करानी है। पट्टे की कोई बात नहीं है, हम पट्टे को कोई स्वीकार करने वाली बात नहीं है। तो ये बहुत सारी बातें हैं, वो लोगों तक पहुंच चुकी हैं। हर वर्ग के कल्याण की बात है। जब हर वर्ग के कल्याण की बात कांग्रेस पार्टी कर रही है, तो लोगों ने मन बना लिया कि भी अगर 36 बिरादरी का कोई भला कर सकता है, तो वो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा, कांग्रेस कर सकती है। इसलिए लोगों में अंडर करंट है और एक तरफा लहर है। और मैं फिर आपको बार बार दोहरा रहा हूं, बहुत ज्यादा बहुमत से यहां से जीतेंगे हम। आपका गुस्सा होना जायज है, क्योंकि आप कांग्रेस पार्टी से ताल्लुकात रखते हैं, तो बीजेपी से नाराज होना आपका जायज लग रहा है। आखिरी सवाल सतीश जी आपसे। हाँ जी। बहादुरगढ़ में, शहर में दीपेंद्र हुड्डा ज्यादा दौरे कर रहे हैं, वही गांव में अरविंद शर्मा ज्यादा दौरे कर रहे हैं, तो ये कोई फोबिया है? ऐसा है जी कि बीजेपी सरकार के अंदर जो गुंडागर्दी, जो मंथली, जो बहादुरगढ़ में हुई ना, दुकानों में गोलियां चली, लूट कर चले गए, तो दीपेंद्र सिंह हुड्डा शहर में आकर के लोग बागों को ये कहता है कि आपकी सरकार आएगी ना, उसी दिन ये गुंडे हरियाणा छोड़ जाएंगे। जो लोग बाग बीजेपी सरकार ने उनके कार्यकाल में जितनी दुकानों के ऊपर एक बीड़ी वाला है वहां हुई, या गोलियां चली, दीपेंद्र जी आए, इन सेठ लोगों से मिले और भाईचारे से मिले, बोला कि क्योंकि जब हुड्डा साहब फर्स्ट टाइम में सीएम बने तब हुड्डा साहब ने एक ही बात कही थी, भाई ये गुंडे बदमाश या तो हरियाणा छोड़ जाओ, नहीं तो उसका इंजाम बुरा होगा। हुड्डा साहब ने 36 एनकाउंटर कराए, प्रशासन से कहा कुछ भी करो, मैं हरियाणा के अंदर अमन चैन शांति चाहता हूं। 36 बरादरी चाहे घर के अंदर ताला नहीं लगा, सुख शांति से सोए, उनको पता होना चाहिए कि हरियाणा के अंदर लॉ एंड ऑर्डर है। वो था भूपेंद्र सिंह हुड्डा के टाइम में।
पर मुझे तो ये कहीं ना कहीं होमवर्क नजर आ रहा है, क्योंकि शहर से पिछली बार दीपेंद्र हुड्डा हार के गए थे, वहीं अरविंद शर्मा गांव से हार के गए थे। ऐसा है जी कि जो ये गांव वाले बहका रखे थे, खूब कोशिश की, गांव वाले तो आए नहीं। इस शहर में बिजनेसमैन न्यू डर रहा, तम ओपन हो गए, कदे थारे सीबीआई बांट दे, कदे ईडी आ जा, तम न कदे और कोई तंग करना चाहिए। बिजनेसमैन तो अपना हाथ जोड़ ले कि उसने अपने बिजनेस करना, बच्चे पालने। अरे गांव का आदमी वो डरता नहीं, क्यों? उसके पास है के भाई खेती से अपना करे, चाहे उसके घर में ईडी आ जा, चाहे सीबीआई आ जा, और के आ जा। तो गांव वाले तो जो बात है वो सच्चाई को गांव वाले तो ये भी जानते हैं कि भाई पीछे ये गलत हुआ। क्यों? जो खिलाड़ी थी हमारी, मैंने खेल मंत्री थे संदीप सिंह, उसके ऊपर एफआईआर लॉन्च नहीं, और फिर आकर के पहली पंक्ति में बैठता, खट्टर साहब कहते पीछे बैठ जा सेकंड, वो सेकंड में बैठ जाता, फिर उसको वहां, जैसे कि ब्रिजभूषण, वहां दीपेंद्र जी ने लड़ाई लड़ी अकेले ने। उसके बाद आप देखिए किसानों के मामले में देखो, फिर आ जाए जवानों के मामले में, अग्निवीर क्या अग्निवीर, यूज एंड थ्रो। मोदी जी चाहते हैं कि भाई हर एक जगह जो कुछ हो, सीबीआई का डायरेक्टर कौन? बोला गुजरात का। रिजर्व बैंक का मालिक हेड कौन? बोला गुजरात का। और हर एक मेन पदों पर किसका? गुजरात का। वो तो ये चाहता है। और दूसरी बात जो आपने कही बहादुरगढ़ की, बहादुरगढ़ को दीपेंद्र जी इसलिए आते हैं, लोग बागों को ये कहते किसी से दबने की घबराने की कोई आवश्यकता नहीं, मैं तुम्हारे सुख में दुख में तुम्हारे साथ खड़ा हूं। और हमारे एमपी साहब डॉक्टर अरविंद शर्मा जो बीजेपी के कैंडिडेट है, वो इसलिए आ रहे हैं कि उनका खुलासा हो गया, जो दखोसड़े थे उनके रीओपन हो गए। तो आप देखिए, आप कहते हैं बीजेपी की, अरे बीजेपी के पास था खुद के भी कैंडिडेट नहीं थे, छिकारा साहब साथ है, वो कांग्रेस तो उधारे मांग के पार्टी में ला रखे से। जो मोदी जी कहता 400 पर, मैं तेन को मोदी जी हमारे भाई लीडर साहब राज सिंह जी ये कह रहे थे 200 पर, मैं को पहलवान साहब मोदी जी 150 170 सीट ले जाता, गरीब मत मानिए। हाँ, क्यों? हर एक तरह का खौफ दलितों पे हो चाहे ब्राह्मणों पे हो, हमेशा इन्होंने यूज एंड थ्रो की राजनीति की है, देश का नाश किया है, कोई विकास नहीं किया है। आप मेरे से कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो इस मैटर में, धारा 370 के क्या फर्क पड़ा? आप मुझे यह बताइए, धारा 370 का जब बेनिफिट होता कि यहां के बंदे वहां जाकर उनको रेजिडेंशियल या उनको प्लॉट ये मिलते, लेकिन नहीं, एज इट इज बात है, कोई वो नहीं 370 का। इनके उसमें चाइना ने जमीन दबाई। भाई ये बता दो क्या किया है नई चीज? और ये जितने भी कहानी कर रहे हैं, ये कर दिया मैंने राम मंदिर जय श्री राम। अरे भगवान तो हर एक के दिल में है, वो भगवान राम तो सभी का है। भगवान राम के नाम पर पहले ये भगवान राम के उस पर आडवाणी जी ने, जोशी जी ने, वाजपेयी ने जो रथ यात्रा की थी आगे, फिर टूट गए, और उन्हीं को जिसने पार्टी को ऊपर उठाया, उन्हीं को मोदी जी ने बाहर निकाला, फेंके। सतीश जी, बस आप ये और बता दें, आखिरी बिल्कुल एक लाइन में खत्म कर दें कि हरियाणा में 10 में से कितनी सीटें कौन सी पार्टी जीत रही है? देखो जी, 10 के 10 सीट कांग्रेस पार्टी जीत रही है। कांग्रेस जीत रही है 11 सीटें विधानसभा कर्नाटक का, और 10 लोकसभा का काफी अच्छे बहुमत से। और
सेंटर के अंदर कांग्रेस की सरकार बनने को जा रही है। चलिए, चर्चाएं तो यूं ही चलती रहेंगी। लोकसभा का चुनाव 25 मई को वोटिंग होनी है हरियाणा में, और 4 जून को पता लग जाएगा कि किसके ढोल में कितनी वोटें हैं और कौन कितने फायदे में है। आप सभी दोनों का धन्यवाद सतीश जी। थैंक यू। आपका जी धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया जी, धन्यवाद।